नमस्कार भाइयों, मैं विवेक चौधरी स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएससी के तूफान पर। आपका हिंदी में जो वर्णमाला का अध्याय है वो आपका संपूर्ण हो चुका है। आज आपका जो दूसरा अध्याय है वो है शब्द संरचना। ये स्टार्ट होने जा रहा है। शब्द, सबसे पहला क्वेश्चन है शब्द किसको कहते हैं। तो देखिए भाइयों, शब्द किसको कहते हैं। आपने वर्ण तो पढ़ लिया होगा कि वर्ण क्या होता है। वर्ण जो है वो व्याकरण की सबसे छोटी ध्वनि या छोटी इकाई होती है ना। और वर्ण जब मिल जाते हैं आपस में और उससे जो मिलकर जो निर्माण होता है वो शब्द का निर्माण होता है। अर्थात शब्द की परिभाषा क्या बनेगी, तो शब्द की परिभाषा हुई कि वर्णों के सार्थक, उसका अर्थ भी होना चाहिए ना। वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों? शब्द कहते हैं। अब वर्ण कितने हो सकते हैं? अकेले वर्ण से तो बनेगा नहीं, दो होंगे या दो से अधिक होंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है, क म ला, दोनों के बीच में धन लगा दिया तो क्या हो गया? कमल हो गया। कमल क्या होता है? एक पुष्प होता है, फूल होता है ना। तो इसमें कितने वर्णों का प्रयोग किया गया है? 3, क म ल। ठीक है, ये होता है शब्द। तो इसकी उचित परिभाषा क्या होगी? वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। ठीक है। अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं। शब्द जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो? तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से शब्द होते हैं। फर्स्ट नंबर जो है वो होता है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द। और दूसरा क्या होता है? वो होता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। अब इनको कैसे परिभाषित करेंगे हम? सार्थक शब्द, सार्थक क्या परिभाषा बनेगी इसकी? कि वे शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। वे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, जिनका अर्थ होता है। ठीक है। और निरर्थक शब्द क्या होंगे? कि जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता। जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो होते हैं निरर्थक शब्द। सॉरी, जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो क्या होते हैं? वो होते हैं निरर्थक शब्द। दोबारा समझ लीजिए इसको। शब्द क्या होते हैं? वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। और शब्द कितने प्रकार के होते हैं? वो 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे? सबसे पहले आप जानोगे सार्थक शब्द, है ना। सबसे पहले सार्थक शब्दों को वर्गीकृत किया गया है कुछ भागों में। ठीक है, तो उसका अध्ययन करते हैं अब। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, सार्थक शब्दों के भेद। कितने भेद हैं भैया सार्थक शब्दों के? सार्थक शब्दों के जो है कुल 5 भेद हैं। सार्थक शब्दों के कुल 5 भेद हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? इन शब्दों को किस तरीके से क्रमागत किया गया है? सबसे पहला रचना के आधार पर। सबसे पहला है कि रचना के आधार पर। ठीक है। दूसरा है उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तीसरा है अर्थ के आधार पर। चौथा है विकार या प्रयोग के आधार पर। विकार या प्रयोग के आधार पर।
और पांचवा है काव्य शास्त्रों के आधार पर, काव्य शास्त्रों के आधार पर। तो सार्थक शब्दों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, वो उसके कुल कितने भेद हैं? सार्थक शब्दों के कुल 5 भेद हैं। सबसे पहला रचना के आधार पर, कि रचना के आधार पर ये शब्द किस तरह का होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। और दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा विकार या प्रयोग के आधार पर, और पांचवा है काव्य शास्त्रों के आधार पर। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करते हैं रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। मतलब सार्थक शब्द के भी 5 भेद हैं और इन सभी 5 भेदों के भी अलग अलग भेद हैं। किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 है ना, इस तरीके से। तो सबसे पहले रचना के आधार पर करते हैं इसको। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के प्रकार, कितने प्रकार के शब्द होते हैं? रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई वो होते हैं 3 प्रकार के। वो होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं वो? पहला है रूढ़ शब्द, पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा है योगरूढ़ शब्द, तीसरा है योगरूढ़ शब्द। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और तीसरा है योगरूढ़ शब्द। तो पहले की बात करते हैं, रूढ़ शब्द होते क्या हैं। ठीक है, इसको जरा ध्यान समझना तीनों को। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? अब यहाँ कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप उसमें से खुद समझ लीजिए एक शब्द पर। जैसे कि हमने ये लिख दिया कमल, एक लिख दिया हमने जल। अब आप इसको ये बता दीजिए क्या इनका संधि विच्छेद हो सकता है या नहीं? क्या आपने कभी इनको संधि विच्छेद वाले टॉपिक में आपने कभी पढ़ा है इनको कि इनका संधि विच्छेद कर दीजिए, है ना? नहीं पढ़ा होगा ना। तो इनका वर्ण विच्छेद तो किया जा सकता है, मतलब जय धन ल, कै धन मैं और धन ल, है ना, इस तरीके से। लेकिन इसको संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता। अर्थात रूढ़ शब्द की क्या परिभाषा बनती है रूढ़ शब्द की? कि वे शब्द जिनका विभाजन ना किया जा सके, जिनका विभाजन ना किया जा सके, वे क्या कहलाते हैं? वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, इसके अलावा आप जो और भी बहुत है। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे 2 तो ये लिख दिए, जल और कमल, है ना। क्या हम आंगन का विच्छेद कर सकते हैं? नहीं। पानी का कर सकते हैं? नहीं। पुस्तक का कर सकते हैं? ये भी नहीं, है ना। तो ये क्या शब्द हो गए? ये हो गए रूढ़ शब्द। इनको हम कभी संधि विच्छेद में प्रयोग नहीं कर पाते। ठीक है, आपको पहला क्लियर समझ में आ गया होगा क्या होता है रूढ़ शब्द। अब बात करते हैं यौगिक क्या होते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं? ठीक, इसकी उल्टी परिभाषा इसकी बन जाती है कि जिन शब्दों का विभाजन किया जा सकता है, जिन शब्दों का विभाजन किया जा सकता है, मतलब उनको हम 2 अलग अलग शब्दों में तोड़ सकते हैं। जिन शब्दों का विभाजन किया जा सके वो क्या कहला सकते हैं? यौगिक। अर्थात ये इसकी दूसरी परिभाषा भी बनती है कि वे शब्द जो 2 या अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, 2 या अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, क्या कहलाते हैं भाइयों? यौगिक शब्द कहलाते हैं। ये वे शब्द होते हैं जो आप संधि विच्छेद में पढ़ते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि पुस्तकालय, आप इसका विच्छेद करोगे तो क्या कहोगे? पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय।
पुस्तक अलग शब्द है, आलय अलग शब्द है। आलय किसको कहते हैं? आलय घर का, मतलब घर का ही दूसरा नाम होता है, ठीक है, शुद्ध शब्द। और इसके अलावा विद्यार्थी, आपने संधि विच्छेद में इसको पढ़ा होगा। विद्यालय, और भी इसके अनेकों शब्द हैं, लेकिन आप इसको समझ लीजिए क्या होते हैं यौगिक शब्द। जिन शब्दों का विभाजन विच्छेद किया जा सकता है, या वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो यौगिक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कंपाउंड कहा जाता है, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं। थर्ड बात करते हैं, तीसरा नंबर, योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं? योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं? ये सेम इसके जैसा ही होता है, यौगिक के जैसा, परंतु इसमें कुछ विभिन्नता है। वो क्या है वो देखते हैं। चलिए, योगरूढ़ शब्द, वे शब्द जो दो या अधिक शब्दों से बने हों, ठीक है, दोनों की परिभाषा सेम से हुई, लेकिन इसमें क्या विभिन्नता है वो देखते हैं। वे शब्द जो दो या अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, परंतु दोनों मिलकर तीसरे का अर्थ देते हों, तीसरे का अर्थ देते हों, क्या कहलाते हैं? योगरूढ़ शब्द। आपने एक समास पढ़ा होगा, बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो सब इसमें ही आते हैं, बहुव्रीहि समास के उदाहरण, ठीक है। अब बहुव्रीहि समास क्या होता है, आपको बहुव्रीहि जब समास की क्लास चलेगी उसमें आपको बता दिया जाएगा। उसके अलावा आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते भी होंगे कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर बनते हैं, परंतु तीसरे का उच्चारण या तीसरे का अर्थ देते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ इसका उदाहरण है दस आनंद। दो शब्दों से मिलकर बना है, दस और आनंद, अर्थात जिसके 10 सिर हों। तो तीसरा शब्द ऐसा क्या हुआ जिसका उन्होंने निर्माण किया? 10 है आनंद जिसके, ये तो उसका विच्छेद हुआ, लेकिन तीसरे का अर्थ निकल के आता है रावण, है ना। वो उसका अर्थ क्या निकल के आता है? रावण। एक एग्जाम्पल हुआ गजानन। गज माने हाथी और आनंद माने सिर, जिसका सिर हाथी जैसा हो, है ना। तो वो क्या हुए? श्री गणेश, वे हुए गणेश। तो तीसरा अर्थ निकल रहा है ना इसमें। जलज, जलज कहते हैं जल में जन्मा, अर्थात ऐसा वो क्या है जो जल में जन्म लेता है, तो वो कमल को कहा जाता है ना। ये इसकी उपाधि है जलज की, ठीक है। तो जो दो शब्द आपस में मिलकर तीसरे शब्द का निर्माण करें वो क्या होता है? वो योगरूढ़ शब्द होता है। और बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण योगरूढ़ शब्द में आते हैं, ठीक है। तो आपको जो रचना के आधार पर जो था ये आपका वर्गीकरण, इसका हमने अच्छी तरह से आपको लिखवा दिया है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरे की बात करते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। अब इन शब्दों को जैसे उत्पत्ति के आधार पर किस तरीके डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास संस्कृत भाषा आती थी। संस्कृत भाषा में बिल्कुल ही शुद्ध शब्द बोलने को मिलते थे, अर्थात वे उनको क्या नाम दिया गया था? तत्सम। और उसके बाद टूट फूट होने लगी शब्दों में, तो उसके बाद क्या आ गए? वो हो गए तद्भव। और तीसरे में कुछ ऐसे भी होते हैं जो मतलब हमारे क्षेत्र में, मतलब छोटे क्षेत्र में कुछ एक किसी शब्द को या किसी वस्तु को कुछ नाम दिया जाता है, लेकिन दूसरी जगह जाने पर अलग नाम से पुकारा जाता है, तो वो होते हैं देशज शब्द, छोटी सी एरिया में बोले जाने वाले। और चौथे आते हैं विदेशज। विदेशज क्या होते हैं? जिनका इस्तेमाल हम मतलब दूसरे देश से लाए गए शब्द हों और उसको हम भली भांति यहाँ प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर का हिंदी नाम हम पता होने के बाद भी हिंदी नाम इसका यूज नहीं करते, उसको ओनली कंप्यूटर ही कह देते हैं, ठीक है। तो अब पांचवा भी होता है इसमें, पांचवा होता है संकर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 5 प्रकार के, वो होते हैं 5 प्रकार के। तो वो कौन कौन से होते हैं उनका नाम लिख लीजिए। सबसे पहला होता है तत्सम। तत्सम, तत्सम शब्द,
क्या होते हैं तत्सम शब्द? तत् जमा सम, तत् धन सम। तो तत् का इसमें अर्थ क्या है? उसके समान। उसके इसमें जो कहा गया है वो संस्कृत को कहा गया है, संस्कृत के समान। तो वे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। चलिए बात करते हैं तत्सम की। तो तत्सम क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं, अर्थात जिनका प्रयोग हम संस्कृत में भी करते थे और हिंदी में भी करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम। इसको हम शुद्ध रूप भी कह सकते हैं, शुद्ध रूप। जैसे कि खीर एक शब्द होता है जो खाया जाता है, पदार्थ होता है ना, खीर। तो खीर क्या सा शब्द है? खीर एक तद्भव शब्द है जो हिंदी में आता है, लेकिन इसको अगर संस्कृत में कहते हैं तो उसको क्षीर कहा जाता है। संस्कृत में इसको क्षीर कहा जाता है। दूध को क्या कहा जाता है? दूध एक क्या तद्भव शब्द है और दूध को संस्कृत में दुग्ध कहा जाता है। अब मौत शब्द है, मौत एक हिंदी तद्भव शब्द है और इसको संस्कृत में असली शुद्ध रूप क्या हो गया इसका? मृत्यु। ठीक है, तो ये जो शुद्ध शब्द होते हैं वही तत्सम शब्द होते हैं, और जो उसके बिगड़े रूप होते हैं जो वर्तमान समय बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको तद्भव रूप कहा जाता है शब्दों का। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर, उत्पत्ति के आधार पर दूसरा नंबर, दूसरा होता है तद्भव। तद्भव रूप क्या होता है? ये संस्कृत का बिगड़ा रूप होता है, संस्कृत का बिगड़ा रूप होता है। ठीक है, जो संस्कृत से मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं, पहले जैसे अभी बताया है कि मृत्यु, पहले मृत्यु संस्कृत में इसका यूज करते थे, लेकिन अब उसको मौत के नाम से कह देते हैं ना। इसी प्रकार तद्भव क्या होता है? इसका बिगड़ा रूप या अशुद्ध रूप कह सकते हैं उसको, अशुद्ध रूप। तो आप दोनों समझ गए होंगे तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं। अब तत्सम और तद्भव जो शब्द हैं वो कैसे बनते हैं और इनका अच्छे से कैसे याद करोगे तुम इसे, इसके लिए तुम्हें अलग से क्लास बनानी पड़ेगी, उसको तब उसमें समझ आया जाएगा। ठीक है, तो अब तीसरी बात करते हैं। तत्सम हुआ, तद्भव हुआ, तीसरा कौन सा हुआ? देशज। देशज शब्द, ये वे शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी विशेष क्षेत्र में बोले जाते हैं, परंतु दूसरे क्षेत्र में इनका कोई औचित्य नहीं है, इनका कोई औचित्य नहीं है। तो इसके उदाहरण समझ लीजिए क्या क्या हो सकते हैं देशज शब्दों के, जैसे लोटा, पगड़ी, कबड्डी। हाँ, इस पर आती है बात, कबड्डी। कबड्डी जो है वो हमारे देश से जन्मा शब्द है, कबड्डी को उसके देशज में रखते हैं, लेकिन अभी ये बात आई ना दूसरे क्षेत्र में इनका कोई औचित्य नहीं है। कबड्डी को तो हर जगह कबड्डी ही कहेंगे, है ना। तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझिए, लोटा, पगड़ी। और जैसे मेहरारू, आपने सुना होगा कि जैसे कहीं पर बीबी कहा जाता है, कहीं पर मेहरारू कहा जाता है ना। तो अब यहाँ की जो कुछ एक क्षेत्र के लोग क्या मेहरारू कहते हैं, वो बीबी को उसको वरीयता नहीं देते कि बीबी कहें, है ना, और उसको क्या कहेंगे? मेहरारू कहेंगे। और दूसरे क्षेत्र में उसको क्या कहेंगे? बीवी कहेंगे, है ना। तो ये देशज शब्द होते हैं, छोटी सी एरिया में बोले जाते हैं केवल। ठीक है, इसके अलावा इसके और भी नाम है, जैसे पगडंडी, पगडंडी, चकरोड़। ठीक है, ये शब्द होते हैं देशज।
अब आती है बात देशज विदेशज, विदेशज शब्द, विदेशज शब्द वे शब्द जो दूसरे देशों से लिए गए हों, वे क्या कहलाते हैं? विदेशज। जो दूसरे देशों से हम दूसरे देशों से मतलब कुछ लोग आते हैं और वो उसका नाम दे दिया जाता है, तो उसको हम उसी तरीके से बोलते रहते हैं, भले से हमें उनका हिंदी नाम ना पता हो या पता भी हो, है ना। जैसे कंप्यूटर हुआ, कैसा शब्द है? विदेशी है, लेकिन कौन सी विदेशी भाषा? इंग्लिश का, है ना। तो ये इंग्लिश का, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और किताब फारसी शब्द है। अलमारी और कुछ चाकू, कैंची, तो कितनी भाषाओं का मतलब कई भाषाएं हैं इसमें, ये नहीं कि विदेशी शब्द है। अरबी भाषा, फारसी भाषा, अंग्रेजी भाषा, तुर्की भाषा, ठीक है। तो ये अलग अलग भाषाओं के जो शब्द हैं और हमारे देश में इसको प्रयोग करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। मशीन कैसा शब्द हुआ? कैसे पहचानोगे? मशीन हिंदी शब्द है, हमारे यहाँ सब इसको मशीन ही कहते हैं ना। तो मशीन होगी, अगर इसकी अंग्रेजी सेम मशीन ही हुई तो ये कैसा शब्द हुआ? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द हुआ, ठीक है। अगर किसी शब्द की अंग्रेजी सेम वही रही तो क्या शब्द है? वो विदेशज का अंग्रेजी भाषा का शब्द है। थोड़ा सा पहचानने में इनमें कठिनाई हो जाती है अरबी फारसी में, ठीक है। अभी बताया था कि तत्सम, तद्भव, देश विदेश, इन सब की अलग अलग से क्लास लेनी पड़ेगी, तभी आपको क्लियर से समझ में आएगा। फिलहाल अभी हम इसका शब्दों का वर्गीकरण करा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया चौथा विदेशी शब्द। पांचवा नंबर क्या होता है? संकर शब्द। पांचवा नंबर क्या है? संकर शब्द। अब इसको समझ लीजिए क्या होता है संकर शब्द? जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हों, क्या कहलाते हैं भाइयों? संकर शब्द कहलाते हैं। एक दो एग्जाम्पल समझ लीजिए क्या होते हैं, जैसे कि रेलगाड़ी कितने शब्दों से मिलकर बना? दो से। एक रेल है, एक गाड़ी है। तो अगर रेल की बात करें तो रेल कैसा शब्द है? अभी बताया था जिसकी अंग्रेजी सेम होती है। वैसे तो रेल को ट्रेन भी कहा जाता है, लेकिन रेल भी कहते हैं ना, तो उसको अंग्रेजी भाषा शब्द है। गाड़ी कैसा शब्द है? हिंदी। ये कैसा हुआ? अंग्रेजी। यदि दो शब्दों से मिलकर बना शब्द हो, एक किसी अलग भाषा का, एक किसी अलग भाषा का, ठीक है, तो क्या हुआ? वो संकर शब्द कहलाता है। एक दो एग्जाम्पल और समझ लीजिए। टिकट घर, टिकट की अंग्रेजी जो टिकट ही होती है, इसलिए अंग्रेजी शब्द है, और घर जो है वो हमारा हिंदी का शब्द है। तो एक अंग्रेजी भाषा का और एक ठीक है। गाड़ी हिंदी, बान जो है वो फारसी शब्द है, इसलिए हिंदी और फारसी का मेल से बना शब्द क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा संकर शब्द, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर आपके 5 भेद हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये बताइए। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? मतलब शब्दों का अर्थ निकालेंगे तो उसके आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहले समानार्थी, जो समान अर्थ देते हो। पहले है समानार्थी, जो समान अर्थ देते हो, जो एक सा अर्थ देते हो, इनको हम पर्यायवाची भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको पर्यायवाची भी कहते हैं। दूसरा, हाँ, एक एग्जाम्पल जो समझ लीजिए, जैसे सूर्य को हम क्या कहते हैं? भानु, सूरज, दिनकर, ठीक है। तो ये इसके 3 पर्यायवाची है।
जो समान अर्थ, भानु भी यही अर्थ देगा, सूर्य भी यही अर्थ देगा, सूरज भी यही अर्थ देगा, ठीक है। तो ये होते हैं समानार्थी। दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्या होता है, विपरीतार्थी। विपरीतार्थी जो विपरीत अर्थ देते हो, जो विपरीत अर्थ देते हो वो क्या कहलाते हैं, विपरीतार्थी। इसको हम क्या नाम, दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, इनको विलोम शब्द कहा जाता है ना, इनको विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे कि माता, इसका विपरीतार्थी क्या हुआ, पिता। दिन का विपरीतार्थी क्या हुआ, रात, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनके भी अलग से एक क्लास लगेगी, विलोम शब्द, पर्यायवाची की, ठीक है। काफी शब्द हैं इसलिए एक क्लास में इनको पूर्ण कराना संभव नहीं है। तीसरा होता है समुच्चय। एक मिनट, पहला था समानार्थी, दूसरा विपरीतार्थी, तीसरा होता है अनेकार्थी। तीसरा होता है अनेकार्थी। अब कुछ शब्द आपने ऐसा भी पढ़े होंगे कि शब्द तो एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं ना, अनेकार्थी। तो वे शब्द जो अनेक अर्थ देते हों, अनेक अर्थ देते हों, क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं अनेकार्थी। एग्जाम्पल, कर। कर एक शब्द है, तो कर का कितने मतलब अर्थ निकल सकते हैं वो समझ लीजिए। कर हम टैक्स को भी कहते हैं कि टैक्स दिया है या कर दिया है ना। दूसरा किरण का, किरण को मतलब कर को किरण भी कह सकते हैं, ठीक है, ये कर हो गया। और कर को हाथ भी कहते हैं, कर को हाथ भी कहते हैं। टैक्स, किरण, हाथ, मतलब तीन इसके अर्थ हुए। हार, हार शब्द है। अब जैसे कोई क्रिकेट मैच होता है तो उसमें एक की जीत होती है कि हार होती है, अर्थात हार का दूसरा अर्थ पराजय हो सकता है। एक अलग अर्थ भी हो सकता है इसका, गले का हार भी कह सकते हैं उसको, है ना, गले का हार। कर्ण, एक कर्ण कान को कहा जाता है, दूसरा कुंती पुत्र को कर्ण कहा जाता है ना। तो अलग अलग अर्थ निकलते हो। वह शब्द जिसके अनेक अर्थ हों वो क्या कहलाते हैं, वो अनेकार्थी कहलाते हैं, ठीक है। और लास्ट बचा है इसमें चौथा, उसको क्या नाम कहते हैं, समुच्चारित। समुच्चारित शब्द। समुच्चारित शब्द। समुच्चारित शब्द क्या होते हैं, तो समुच्चारित वो दिखने में तो एक जैसे होते हैं, दिखने में एक जैसे, परंतु उनके अर्थ अलग होते हैं, परंतु उनके अर्थ अलग होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपने ये ग्रह पढ़ा होगा, एक ये वाला ग्रह पढ़ा होगा, देख लीजिए, दिखने में थोड़ा सा अंतर है इनमें, एक में री की मात्रा है, एक में रे निकला हुआ है ना। तो ग्रह और ग्रह दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों अलग अलग अर्थ देते हैं। ये कौन सा ग्रह हुआ, ये नक्षत्र वाला ग्रह हुआ है ना, नक्षत्र। और ये क्या हुआ, ये ग्रह घर को कह सकते हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ हुआ। तो ये क्या हो गए, ये समुच्चारित शब्द हो गए। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, एक अंश है और एक अंश है। जब इनका उच्चारण करते हैं ना सब एक जैसा लगता है ना, इसलिए सम उच्चारित, ठीक है, समान उच्चारण वाले, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग। ये क्या है, अंश, ये हिस्सा है, जैसे किसी चीज का हिस्सा, किसी का अंश है ना। और ये अंश, इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कंधा। तो भाइयों ये सभी जो हैं जितने भी इनके अलग अलग मतलब इनके अलग से क्लास जरूर बनेगी, तभी इनको और अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। लेकिन फिलहाल इस समय इनका वर्गीकरण कर लीजिए कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। आज उसमें सारा वर्गीकरण क्लियर हो जाएगा। अब कितने प्रकार के हो गए, 3 तरह के शब्द जो थे अर्थ के आधार पर वो संपूर्ण हो चुका है। चौथा क्या होते हैं, शब्द को कितने, कौन सा चौथा नंबर पे कौन सा तरह का वर्गीकरण था, विकार या प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, विकार या
प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 2 प्रकार के। वो कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 2 प्रकार के। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट नंबर विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। दूसरा क्या है? वो अविकारी शब्द। जिस प्रकार आपने पढ़ा था घोष और अघोष, है ना, उसी तरीके से इसमें भी एक मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम सी आती है। क्या आती है वो बताते हैं। जैसे कि पढ़ा था घोष, उसको क्या कहते थे? सघोष, है ना। दूसरा क्या था? अघोष। उसी प्रकार इसको हम विकारी को हम सविकारी भी कहते हैं। सविकारी। तो विकारी की क्या परिभाषा है? कौन से शब्द होते हैं विकारी शब्द? विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात वे शब्द जिनमें कारक, लिंग व वचन के आधार पर परिवर्तन किए जा सके। परिवर्तन किए जा सके अर्थात जो बदल जाएं, है ना, जो बदल जाएं। किसकी दृष्टि से? या तो कारक की दृष्टि से, या लिंग की दृष्टि से, या वचन की दृष्टि से। ठीक है। तो अब एक मतलब कौन कौन से विकार शब्द, जैसे कि ये लड़का शब्द हो गया। लड़का क्या है? संज्ञा है। कौन सी है? जातिवाचक, है ना। फिलहाल लड़का शब्द ले लीजिए और लड़का का वचन चेंज हो सकता है या नहीं, इतना वचन से ही देख लीजिए। हाँ, बहुवचन बन सकता है। इसका क्या बन जाएगा? लड़के। ठीक है। लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के। अब इसका जो लिंग है, इसका जेंडर जो है, ये क्या शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, अर्थात पुरुष होने का बोध कराता है। तो क्या इसका स्त्रीलिंग बन सकता है? हाँ, जरूर बन सकता है। क्या बन सकता है? वो बन जाएगा लड़की। हमने क्या बोला? या तो वचन के आधार पर चेंज हो जाए, या लिंग के आधार पर चेंज हो जाए, या कारक के आधार पर चेंज हो जाए। ठीक है। तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? तो भाइयों वो कहलाते हैं विकारी शब्द, अर्थात सविकारी शब्द। अब कौन कौन से शब्द इनके अंतर्गत आते हैं वो आप नोट कर लीजिए। ठीक है। कौन कौन से शब्द आपको इनके अंतर्गत आते हैं? सबसे पहले जितनी भी संज्ञा है वो उसमें आती है। संज्ञा, सर्वनाम विकारी शब्द होते हैं। तीसरा, विशेषण भी विकारी शब्द होते हैं। तीसरा, विशेषण भी विकारी शब्द होते हैं। अब अविकारी शब्द समझ लीजिए। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। विकारी शब्द वे शब्द जिनमें कारक, लिंग या वचन के आधार पर उनमें चेंज किया जा सके। ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? विकारी। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अब अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन ना हो। कोई परिवर्तन ना हो क्या कहलाते हैं? वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं केवल अव्यय। क्या आते हैं? वो आते हैं अव्यय। अव्यय जिनका मतलब कोई अर्थ ना होता है। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। और अव्यय के कितने भेद होते हैं वो भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है। अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो मतलब कौन कौन शब्द अविकारी में आते हैं? वैसे तो आते हैं अव्यय, लेकिन अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय के 4 भेद हैं। वो आप नोट कर लीजिए इसको। पहला जो नंबर है वो है संबोधनवाची। वे शब्द जो संबोधन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी को बुलाते हैं हे, अरे, इस तरीके से, है ना, हे, अरे, हे लड़के, अरे लड़के, है ना, इस तरीके से बुलाते हैं। तो वो क्या होते हैं? संबोधनवाची। दूसरा होता है क्रिया विशेषण। दूसरा क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हो। क्रिया मतलब जैसे कोई चलता है ना, तो कैसे चल सकता है? वो तेजी से चल सकता है, धीरे चल सकता है। तो अर्थात क्रिया विशेषण क्या क्या होते हैं? जैसे धीरे धीरे या तेजी से। वह तेजी से दौड़ रहा है ना, तो किसकी विशेषता होगी? वो क्रिया की, दौड़ने की विशेषता होगी तेजी से।
तो दूसरा नंबर आपका कंप्लीट। तीसरे होते हैं समुच्चय बोधक। तीसरे होते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में कौन कौन से आ सकते हैं, एक मिनट मैं इसके इधर लिख देता हूं। ये था क्रिया विशेषण और तीसरा है समुच्चय बोधक। कौन कौन से शब्द आ सकते हैं समुच्चय बोधक में, जब हम कोई वाक्य लिखते हैं और दो वाक्यों को हम जोड़ते हैं, जैसे कि मैं स्कूल गया और जाकर पढ़ने लगा। मैं स्कूल गया जाकर पढ़ने लगा, इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम किसने किया, और ने, है ना। तो जो शब्द किसी वाक्य को जोड़ने में काम आते हैं वो समुच्चय बोधक वे शब्द है ना। तो कौन कौन से होते हैं, और, किंतु, परंतु, लेकिन। देख लीजिए जितने भी शब्द आ रहे हैं उनमें चेंज आ सकता है कि नहीं आ सकता, ना तो इनका स्त्रीलिंग होता है, ना इनका पुल्लिंग होता है, ना इनका एक वचन, मतलब एक वचन से बहुवचन में नहीं बन पाते, मतलब किसी भी तरह से इनमें कोई चेंज या कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। तो इसलिए क्या होते हैं, ये अविकारी शब्द होते हैं। और चौथा जो भेद है इसका वो है संबंधवाची। चौथा इसका संबंधवाची। संबंधवाची क्या होते हैं, जैसे वाक्य में आपने पढ़े होंगे कभी कभी, तक, मैंने आज तक ये पुस्तक नहीं पढ़ी, है ना। मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया, तो भर शब्द हो गया, तक, भर, ये क्या हो सकते हैं, ये होते हैं संबंधवाची। और ये चारों जो भेद हैं ये अव्यय के भेद हैं, और सभी अव्यय क्या होते हैं, वो अविकारी शब्द होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा नंबर आपका कंप्लीट है। अब पांचवा नंबर की बात करते हैं। पांचवा नंबर क्या होता है, कौन सा इसका वर्गीकरण रह चुका है शब्द का, वो होता है काव्य शास्त्रों के आधार पर। काव्य शास्त्रों के आधार पर शब्द। काव्य शास्त्रों के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो भाइयों ये होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं वो 3 प्रकार के, पहला शब्द का अभिधा रूप, शब्द का अभिधा रूप। दूसरा शब्द का लक्षण रूप, और तीसरा शब्द का व्यंजना रूप। शब्द का अभिधा रूप, शब्द का लक्षणा रूप, शब्द का व्यंजना रूप, ये 3 तरह के शब्द और होते हैं। इसको जरा ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल, एक वाक्य बताएंगे, उसी के आधार पर तीनों समझ में आ जाएंगे। कैसे, जैसे कि एक शब्द है, एक वाक्य बोल रहा है ना, तो शब्द का एक सिंपल सा वाक्य बोल लीजिए कि जैसे किसी को कह दिया कि सोहन विद्यालय का अच्छा लड़का है ना, अच्छा लड़का है। तो इसमें मेन शब्द क्या हो गया, सोहन को क्या कहा गया, अच्छा लड़का कहा गया ना। तो वो कैसा हो गया, अभिधा रूप हो गया, अर्थात वो एक सीधा रूप हो गया कि सीधे तौर पर कह सकते हैं उसको ना, सीधा रूप। सोहन विद्यालय का एक अच्छा लड़का है। अब शब्द का लक्षण रूप क्या होता है, लक्षण रूप होता है किसी से तुलना, किसी से तुलना। अब तुलना किसी छोटे मोटे व्यक्ति से तो होगी नहीं, किसी अच्छे व्यक्ति से होगी, ठीक। अगर ये कहने लगे कि सोहन विद्यालय का चाणक्य है ना, इस तरीके से, सोहन विद्यालय का चाणक्य है, चाणक्य है। अब चाणक्य को आप जानते होंगे, सबसे महान विद्वान मतलब इंडिया के रहे हैं चाणक्य, है ना। तो सोहन की तुलना किससे कर दी गई है, चाणक्य से। उसमें क्या कहा गया था, सोहन एक अच्छा लड़का है, केवल एक सीधा रूप कह दिया गया था ना। इसमें क्या बताया गया, उसके लक्षण बता दिए गए हैं, उसका किसी से, उसकी उपाधि से तुलना की गई है चाणक्य से, ठीक है। तीसरा शब्द का व्यंजना रूप है। व्यंग्य क्या कहते हैं, मतलब किसी की बुराई से संबंधित, बुराई संबंधित। मतलब अगर हमें सोहन की बुराई करनी है तो सीधे लफ्जों में नहीं करनी, थोड़ा सा मतलब अलग ढंग से प्रस्तुत करना है। तो सो हम क्या कह सकते हैं कि सोहन
सोहन एक, या सोहन ऐसे कहते हैं, सोहन विद्यालय में गोबर गणेश है, सोहन गोबर गणेश है, तो उसकी बुराई भी हो गई और उसको पता भी नहीं चला। ठीक है, तो ये हो गया सोहन पर क्या हुआ, एक व्यंग उस पर व्यंग कर दिया गया है ना। तो काव्य शास्त्रों के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। सीधा रूप क्या हुआ, अच्छा, है ना, और लक्षण रूप क्या हो गया उसका, किसी से उपाधि अर्थात चाणक्य, और व्यंग अगर उस पर करना था तो उसका क्या हो गया, उसको हमने गोबर गणेश साबित कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद है आज आपको ये शब्द की जो क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और जो इसके शब्दों के जितने भी भेद हैं अलग अलग से जो है ना, उसको अलग अलग से क्लास में समझ में आएगा। जैसे तत्सम तद्भव देशज विदेशज है ना, संकर शब्द ये आदि, विलोम शब्द, पर्यायवाची। ठीक है, इसको अलग से वीडियो में हम इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।